सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 30 तक हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं 30 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 30 देख लिया जाए। बैंक रन संदर्भित करता है अधिक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों वाले बैंकों को बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा राशि निकालने को। ये आंसर हो गया बी। बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा, ग्राहक जब बैंक के पास अधिक संख्या में पहुंचते हैं और वहां से जब डिमांड करते हैं पैसे की, ज़्यादा पैसा निकालने को। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। आचार्य विनोबा भावे का सुप्रसिद्ध भूदान आंदोलन सबसे पहले भारत के किस राज्य से शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था बताइए। आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, या फिर मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, या फिर उत्तर प्रदेश से? भूदान आंदोलन, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश तेलंगाना से। आगे देखिए 32। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बात कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, असहयोग आंदोलन। तो ये आपका गलत ए ही है। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था, 1922 में समाप्त हुआ। ये सही है। बारदोली प्रस्ताव में गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। ये सही है। इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय के व्यापक स्तर पर भाग लिया था। मुस्लिम समुदाय ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था। तो आपका बी, सी, डी तीनों सही है, लेकिन आपका ए गलत है। इसका आंसर क्या होगा? ए। चलिए विस्तार देख लीजिए। देखिए, खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर उभरे, परंतु इन दोनों ने अहिंसक असहयोग आधारित कार्रवाई का एक साझा कार्यक्रम अपनाया था। खिलाफत और असहयोग दोनों अहिंसक तरीके से कार्यक्रम को किया था। आगे देखिए, बाद में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 5 फरवरी घटना हुई थी, चौरा चौरी घटना, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। और कुछ समय बाद खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक हो गया था। एनसीएम 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। असहयोग आंदोलन, तो यहाँ पर देखिए एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और 5 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ। चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, एक प्रस्ताव पारित किया जिसे बारदोली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। मुस्लिम समुदाय की व्यापक स्तर पर भागीदारी एवं सांप्रदायिक सद्भाव एनसीएम की बड़ी उपलब्धि थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसे पकड़ना है। "40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी", डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। ये सही है। "धर्म डिकोडिंग द एपिक फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ", अमिश त्रिपाठी। ये भी सही है। सूत्रवेद नांची सूत्र एक अबम, सुनील गांगुली। ये गलत है। फिर अहो मिजोरम पीएस श्रीधरन पिल्लई। ये सही है। तो क्वेश्चन पूछा है क्या, कौन सा सही नहीं है? तो ये सी वाला सही नहीं है। विस्तार देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, दीपक नाइक ने 26 दिसंबर 2020 को डॉक्टर रूपाचार्य द्वारा लिखित एक कोंकणी पुस्तक है सूत्र वेद नांची सूत्र एवं अबम। ठीक है, वहाँ गांगुली वाला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34,
विश्वास मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्वास मुद्रा, धातु के सिक्के, क्रेडिट कार्ड, चेक। तो चेक को विश्वास मुद्रा कहते हैं, तो ये सी हो गया आंसर। विश्वास मुद्रा वह मुद्रा है जो भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। चेक विश्वास मुद्रा है। धातु के सिक्के और मुद्रा नोट फिएट मनी के उदाहरण। फिएट मनी धातु के सिक्के और मुद्रा जो का नोट जो होता है वो फिएट मनी का उदाहरण है। क्रेडिट कार्ड वाणिज्यिक मुद्रा का उदाहरण है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिएट मनी, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ये तो सही है, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। सम्मेलन के इस दूसरे संस्करण में कांग्रेस की भागीदारी 1931 में गांधी इरविन समझौते का परिणाम था। ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। देखिए इसका विस्तार। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जहां यह सहमति व्यक्त की गई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा। कब हुई थी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये भी बात हुई थी। साथ ही कांग्रेस गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश तथा अभियोजन को वापस ले लिया जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित विदेशी आक्रांताओं का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, तो यूनानी है, फिर शक है, फिर कुषाण है। इसका आंसर होगा डी, यूनानी, शक, कुषाण। तो भारत में विदेशी आक्रांता निम्नलिखित कालानुक्रम में आए। सबसे पहले यूनानी आए थे 326 ईसा पूर्व, अलेक्जेंडर, और फिर शक आए थे सिथियन जो थे, शक थे, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, तथा अंत में कुषाण पहली शताब्दी ईसा में आए थे। तो यूनानी, शक और कुषाण। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37, व्यक्ति है और इसका कार्य क्षेत्र है। वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग, तो ये पहलवान है, ये पहलवान हो गए। और फिर उसके बाद देखिए राजनेता है। वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेंग जो है ये राजनेता हैं। फिर दिनेश्वर शर्मा ये नौकरशाह हैं। श्रीपति खान चानल ये आपका पहलवान है। शमसुर रहमान फारूकी ये कवि हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 बार पढ़िए और क्या। इसका आंसर डी होगा। आगे देखिए, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? तो बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? नगद आरक्षित अनुपात को घटाया जाना, रेपो रेट को घटाया जाना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रेपो रेट कम जाएगा तो फिर तो तरलता बढ़ जाएगी। संवैधानिक तरलता अनुपात घटाना, सांविधिक SLR, नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाना, ये सही है। तो केवल इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सब पता होना चाहिए। CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। 39 देखिए, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने तख्त ए ताउस पर बैठा था? मुहम्मद शाह। विस्तार देख लीजिए। मुहम्मद शाह
अपने शासनकाल के दौरान मयूर सिंहासन या तख्त या ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। शराब एवं सौंदर्य के प्रति आसक्ति और प्रशासन के प्रति उदासीनता के कारण उसे मोहम्मद शाह रंगीला के रूप में भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तथा करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया और ईरान लौटते समय वह मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरो को अपने साथ ले गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कितने जिले नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है? कितने जिलों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये 10 जिलों को, ठीक है। 41 देखिए, सकल मूल्य वर्धित GVA और सकल घरेलू उत्पाद GDP के बीच के संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यक्त करता है? तो इसमें आपका कोई व्यक्त नहीं कर रहा है। GVA GDP हमारे सब पता, सारा ये गलत है। अब चलते हैं, विस्तार देख लीजिए इसका। तो देख सकते हैं यहाँ पे, कुल उत्पादन मूल्य से मध्यवर्ती खपत का मूल्य घटाकर सकल मूल्य वर्धित GVA निकाला जाता है और एक व्यक्तिगत निर्माता उद्योग या क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का एक मापक है। GVA में क्या होगा? GDP में से अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाएगा और सब्सिडी इसमें अप्रत्यक्ष कर जो है माइनस हो जाएगा और सब्सिडी इसमें जुड़ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए। GVA इसमें टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स उसको माइनस कर दिया जाता है, बाकी सब्सिडी को ऐड किया जाता है और GDP में सब्सिडी को ऐड किया जाता है और प्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, GVA निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 42, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो हालिया सर्वेक्षण के अनुसार इसकी ऊंचाई 84 सेंटीमीटर वृद्धि हुई है। यह सर्वेक्षण नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, यह सही है। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंटेन चोमोलंगमा के नाम से, जबकि नेपाली भाषा में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिए, तिब्बती भाषा में चोमोलंगमा तिब्बती भाषा में और नेपाली भाषा में सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो सी भी सही है। आगे देखिए डी, वर्ष 1954 में किए गए एक माप के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 4848 मीटर है, ये भी सही है। तो डी सही है, सी सही है और यहाँ पे बी भी सही है। और ये 84 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये गलत होने का चांस है। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन इसका। तो 84 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे 86 सेंटीमीटर तक ऊंचाई बताया गया है। एक हालिया सर्वेक्षण में माउंट एवरेस्ट को पूर्व की ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर तक ऊंचा बताया गया, मतलब अधिक ऊंचा हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की ऊंचाई मापने के लिए यह सर्वेक्षण नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। 8848.8 मीटर की नई ऊंचाई ने पुरानी ऊंचाई 8848 मीटर की ऊंचाई को बदल दिया है। 86 सेंटीमीटर बढ़ गया। 1954 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह माप के अनुसार की गई थी। नई ऊंचाई 29,031 फीट है, जो नेपाल की पिछली गणना से 3 फीट अधिक है। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट चोमोलंगमा कहते हैं और नेपाली भाषा में सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में संबंधित नहीं है? भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो वल्लभाचार्य, तुकाराम, त्यागराज, नागार्जुन जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं। इसका आंसर क्या होगा? डी। 44 देखिए, दक्कन के बहमनी सल्तनत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अली आबिद शाह बहमनी सल्तनत का संस्थापक था, ये गलत है। चलिए इसका विस्तार देख लेते हैं एक बार। बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको जाफ़र खां के भी नाम से जानते हैं, जिसे हसन गंगू के भी नाम से जानते हैं, इसने ही बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। 1347 ईस्वी में इस सल्तनत की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1347 में बहमन
सल्तनत की स्थापना। हसन गंगू ने गुलमबर्ग को अपनी राजधानी घोषित किया था। राजधानी का कैपिटल कहाँ घोषित किया था? तो गुलमबर्ग को, और इसका नाम अहसानाबाद रखा गया। गुलमबर्ग का नाम अहसानाबाद रखा गया था। हसन गंगू ने बहमनी सल्तनत को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिनके नाम है गुलमबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर था। गुलमबर्ग राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जिला था। तो बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जाफ़र खां के नाम से जानते हैं, हसन गंगू के नाम से जानते हैं, और राजधानी बनाया था गुलमबर्ग को। 1347 ईस्वी में सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो इसमें अली आबाद, ये वाला गलती था। 1347 में स्थापना हुई थी, ये सही है। बहमनी सल्तनत की पहली राजधानी गुलमबर्ग थी, ये भी सही है। बहमनी सल्तनत को 4 प्रांतों में गुलमबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया गया था, ये भी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 45। 5 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है? रिकॉर्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित कौन करता है? तो कराधान और ऋण वित्तपोषण व्यय के समान साधन को, इसका आंसर ए होगा। 47 देख लीजिए, 47 में मैच करने के लिए बताया जा रहा है। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। इंडियन विंस फ्रीडम कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। द लाइफ डिवाइन अरबिंदो घोष। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल दादा भाई नौरोजी। ये है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था सती प्रथा का उन्मूलन, बेंटिंक के समय। विस्तार देख लीजिए। 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल सती विनियम पारित कर ब्रिटिश भारत के सभी न्यायाधिकरण क्षेत्रों में सती प्रथा का प्रतिबंधित कर दिया था। यह राजा राम मोहन राय और अन्य समाज सुधारकों के उग्र अभियानों और आंदोलन का परिणाम था। इस नियम के अंतर्गत सती प्रथा का पालन करने वाले लोगों को आपराधिक नरहत्या का दोषी माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के द्वारा जारी किया जाता है। 50 देख लीजिए, किसान रेल और कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य। किसान रेल और कृषि उड़ान का शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो ये तो पहले भी हो चुका है। खराब होने वाले वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय क्षेत्र आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक कृति की विषय वस्तु क्या है? मृच्छकटिकम का विषय वस्तु क्या है? तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका के प्रेम प्रसंग। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक धनी व्यापारी और एक गणिका का प्रेम प्रसंग, विषय वस्तु लव स्टोरी है। ठीक है। आगे देखिए, 52, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ये होगा, पहले खानवा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का हुआ था। ऐसे याद रखिए, खाना खाया, घर गया, चाय पिया, फिर सामूगढ़ में जाकर मर गया।
तो इसका आंसर क्या होगा? डी। विस्तार देख लीजिए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिए पहले। तो 17 मार्च 1527 को हुआ था खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें विजय के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य को संगठित किया था, बाबर जीत गया था इसमें। घाघरा का युद्ध 5 मई 1929 को हुआ था, बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था घाघर का। बाबर की अंतिम लड़ाई थी ये भी याद रखिए, बाबर की अंतिम लड़ाई घाघरा का युद्ध, जिसमें उसने लोदी को पराजित किया था। इसमें भी कौन जीता था? बाबर ही जीता था। तो घाघरा हुआ है बाबर और लोदी के बीच, मोहम्मद लोदी के बीच। खानवा हुआ है बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा में भी बाबर जीता है, घाघरा में भी बाबर जीता है। चौसा आप देखिए, 26 जून 1539 को मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। चौसा में हुमायूं और शेर शाह सूरी लड़ता है। इस युद्ध में हुमायूं को हार मिलती है और शेर शाह अपनी जीत पर सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करता है। तो चौसा का युद्ध हुआ है 1539 में, 26 जून को 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। जीतता कौन है? शेर शाह। तो और उसका उपाधि धारण करता है, आदिल की उपाधि धारण करता है, सुल्तान आदिल का उपाधि धारण करता है कौन? शेर शाह। तो चौसा हो गया। अब सामूगढ़ देखिए, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था। ये हुआ था दारा शिकोह और उसके छोटे भाइयों औरंगजेब तथा मुराद बख्श के बीच लड़ा गया था। दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद बख्श के बीच, छोटे भाइयों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा शिकोह बुरी तरीके से पराजित होता है, यानी कि उसके जो भाई लोग थे, मुराद बख्श इत्यादि लोग मतलब जीतते हैं। तो सामूगढ़ का दारा शिकोह और उसके भाई औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच हुआ था। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है? रेखा दोषित रेखा दोषित जो है पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही है, रेखा दोषित। 54 देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? सबसे शहरी कम आबादी किसकी है? शिवहर की। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम बियाडा के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बियाडा का कार्यालय कहाँ है? तो यह है गया में, बियाडा जो है गया में है। 56 देखिए, तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। हाँ थे, सही है। उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखा, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हो गया। अब्दुल फजल के आईने अकबरी में इसका उल्लेख होता है। हाँ, वे दरबारी कवि नहीं थे, ये भी सही है, नहीं थे दरबारी कवि। तो इसमें सही कौन कौन सा हो गया? अकबर और जहांगीर के समकालीन, दरबारी कवि नहीं थे, और अबुल फजल के आईने अकबरी में भी इनका उल्लेख है। तो बोला कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस नहीं लिखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने लगभग 25 पुस्तकों लिखी, जिसमें विनय पत्रिका और रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। 57 देखिए, फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं फसल पैटर्न के आधार पर। वे 3 प्रकार के चावल कौन कौन सा है? तो अगहनी धान, बोरा धान, अगहनी हो गया, और एक बोरो धान और गर्मा धान। गर्मा धान, बोरो धान और अगहनी धान, 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? तो बिहार में 8.6% आबादी निवास करती है। कुल जनसंख्या का 8.6% निवास करती है।
59 देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है संवैधानिक सुधार से संबंधित था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, संवैधानिक सुधार से संबंधित था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। व्यवस्थित कर दीजिए। पहले कौन हुआ था पहले, बाद में कौन सा घटना हुआ है। तो इसका असहयोग अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह या फिर खेड़ा। तो पहले हुआ था चंपारण, फिर हुआ अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा और लास्ट में असहयोग। देख लीजिए विस्तार अच्छे से बताया गया है। चंपारण हुआ था 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, 17 में, 18 में। फिर खेड़ा हुआ था, देखिए फरवरी मार्च में हुआ था, लेकिन ये 22 मार्च यानी कि अहमदाबाद के बाद हुआ था खेड़ा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। तो ये 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920-22 में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो नॉर्मल याद ही रहता है। तो ये कालानुक्रम पूछता है, अक्सर पूछता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है उद्यम में कर्मचारियों की संख्या पर, उद्यम द्वारा विनिर्मित उत्पादों की प्रकृति पर, उद्यम में श्रमिकों हेतु रोजगार की स्थिति पर, उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व पर। तो एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र, मतलब वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होगा या फिर निजी क्षेत्र का, प्राइवेट क्षेत्र का उद्यम होगा, वो किस पे आधारित होता है? तो उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व, यानी कि उसका मालिक कौन है, कोई प्राइवेट एंटिटी या फिर सार्वजनिक एंटिटी है, सरकारी एंटिटी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, बार देखिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट लीजिए, अपना नोट्स खुद बनाइए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ मैं आपको PDF और जो भी मटेरियल है अवेलेबल करवाता हूँ। ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।